गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया। गाइस, इन यस्टरडे वीडियोस ऑफ माइन वेयर आई डिस्कस्ड अबाउट cultural studies top 20 theories as well the theorist itself and important facts I discussed in that particular video of mine. So I just continue this video where I will talk about more theories, more theorists and more facts for you all upcoming UGC in English examination perspective. If you are wishing, so watch this complete video. It really gives you complete clarity towards theories. Trust me, from this video of mine, you get direct question in your examination. Not actually only this. Every video of my channel, you will get written notes, to the point notes, and each and every detail you will get there. So finally, this is Sonia. In today's video, let's talk about further information about more theories. So आज का जो मेरा first question है, or you guys can say question number 5th, again you will have to match the thinkers with post मॉडर्न आइडियाज़. सो यहाँ पे आपको टू थिंग्स क्लियर हो जाएगी. जो आइडियाज़ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5, these all are based on post modern ideas. From this also you get the question in your examination. So first we have Jean Francois Lyotard, second one Gay Debord, David Well, Arjun Apadray. Now let's talk about the ideas they given, right? So friends, Jean Francois Lyotard associated with the concept incredulity towards meta-narrative. So now let's think about first the theorist Jean Francois Lyotard. So basically friends, ये आपके फ्रेंच के हैं. इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है. फ्रेंच फिलोसोफर हैं, एज वेल लिटरेरी थ्योरी पोस्ट मॉडर्निज्म से इसका एसोसिएशन है. एंड इनका जो की वर्क है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज, दिस इज द सब टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट विच एक्चुअली पब्लिश 1979 इन फ्रेंच. और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था, इट केम 1984. ही इज introduced this important concept in this work of him. I just write here. So guys, you can see here I mentioned the postmodern condition 1979. फ्रेंच में इट वॉज रिटन ओरिजिनली, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इट केम 1984. ये सभी टेक्स्ट आपको सिक्योर करके रखने, जो भी मैं की टेक्स्ट आपको सजेस्ट कर रही हूँ ईच थियोरी के साथ, राइट. सो ओवरऑल आपने ये फ्रेंच फिलोसोफर हैं और इनका जो ये टेक्स्ट है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1984 पर्टिकुलर वर्क में, ये जो इनका कॉन्सेप्ट है इनक्रेडिलिटी टूवर्ड्स मीटा नैरेटिव, इसको इन्होंने कॉइन किया है. ऑब्वियसली अगर आपसे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, द टर्म इनक्रेडिलिटी टूवर्ड्स मीटा नैरेटिव वाज कॉइन बाय होम. सो आंसर वी है जीन फ्रेंकोइस लोटार्ड. आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है. और अपने किस बुक में इन्होंने किया था, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, राइट. ओवरऑल आपने ये सभी फैक्ट्स ओनली अपने माइंड में सस्टेन करके रखना है. अब व्हाट ही एक्चुअली थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, बेसिकली इसका जो कोर आइडिया है, इट इज़ आई एम जस्ट गोइंग टू, और इनफैक्ट आई ट्राई माई बेस्ट. तो देखिए बेसिकली यहाँ पर क्या ये मानते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ इनक्रेडिलिटी का मीनिंग क्या होता है, तो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वी हैव डाउट, राइट, यानी कि डिसबिलीफ, यानी कि विश्वास ना करना किसी पर. सो ओवरऑल, और देखिए मीटा नैरेटिव तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है. यहाँ से तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड से, व्हाट वी थिंक अबाउट इट, राइट. सो बेसिकली जो ग्रैंड यूनिवर्सल जो स्टोरीज होती हैं, जो एक्सप्लेनेशन होता है, उसे हम मीटा नैरेटिव्स बोलते हैं. होप यू अंडरस्टैंड. अब बेसिकली ये जो आपका थियोरी है, जो इनका कॉन्सेप्ट है लोटार्ड का, सो ही टॉक्स अबाउट इन दिस थियोरी की जो यूनिवर्सल स्टोरीज होती हैं, थियोरीज होती है, उन पर डाउट करना. मतलब एक बार उन्होंने बोल दिया कि यू जस्ट बिलीव इन दिस, यू कैन नॉट बिलीव जब तक आपको एक सॉलिड रीज़न नहीं मिलेगा. जैसे कि आप जानते हैं मॉडर्न इरा में जो जितना भी पीपल होता है, वो साइंस, रीज़न, प्रोग्रेस या मार्क्सिज्म, हिस्ट्री और सोसाइटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट मीन्स दे डिमांड रीजंस बिहाइंड एनी फैक्ट्स. तो हियर ही एग्जैक्टली यू गाइस कैन से एक्सेप्ट करते हैं कि जितना भी कोई भी जो आपका यूनिवर्सल स्टोरी है या थियोरीज है, उसे वो एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दे कैन क्वेश्चन ऑट इट, राइट. सो ओवरऑल आप देखेंगे ये जो इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट है लोटार्ड का, तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, यूनिवर्सल स्टोरीज एंड जितना भी थ्योरीज है उसको एक्सेप्ट ना करना. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन.
नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हमारे थियरिस्ट है यहाँ इस क्वेश्चन में, गे डिबोट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये फ्रेंच मार्क्सिस्ट थियरिस्ट हैं। इनफैक्ट ही मेंबर ऑफ द सिचुएशनिस्ट इंटरनेशनल, राइट, एंड ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट स्पेक्टिकल। तो बेसिकली ये जो स्पेक्टिकल है, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गे डिबोट, राइट। एंड अपना इनका जो एक फेमस बुक था, सोसाइटी ऑफ द स्पेक्टिकल, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, सोसाइटी ऑफ द स्पेक्टेकल। बेसिकली इनका टेक्स्ट जो है 1967 इसका पब्लिकेशन है। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। आपने इन 2 और 3 फैक्ट्स को मेमोराइज करके रखना है, थियरीज का नेम, उसकी पर्टिकुलर थियरी, और वो कौन सा की टेक्स्ट है जिसमें उन्होंने उस टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया है, और सम ऑफ दी थियरिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने डेवलप किया है। सो आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। मैं जितना भी थियरिस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ, मैं सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ। सो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नोट डाउन वाइल वॉचिंग वीडियो, और whatever you guys can, you just secure the notes. Okay, now what he actually think about this concept, let me clear first. एंड फ्रेंड्स इसका जो सिंपल सा आइडिया इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया है डिबोट ने, इट इज़, आप अगर आज का सोसाइटी देखेंगे, इफ़ यू कंसीडर टुडे सोसाइटी, तो आप देखेंगे और आप पाएंगे कि जो इमेजेस मीडिया और जितना भी शो ऑफ वाला जो एक लाइफ है, वो किस तरीके से, मतलब थ्रू दिस पर्टिकुलर शो ऑफ, यानी कि दिखावे के थ्रू किस तरीके से कंट्रोल होता है। जो आज का सोसाइटी है, इट इज़ ओनली शोइंग ऑफ एंड मीडिया एंड इमेजेस, इट इज़ ऑल अबाउट। तो ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसमें यही बात कहते हैं। और जो पीपल होते हैं ना, उनका जो एक एक्चुअल जो लाइफ होता है, राइट, उसको मतलब आप मान के चलिए उसको इग्नोर किया जाता है, राइट। सो ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मीडिया है, मीडिया क्या करता है, मीडिया क्रिएट्स शोइंग ऑफ लाइफ, मतलब कि एक ऐसी लाइफ जिसमें जो भी चीज़ें रिप्रेजेंट किया गया है, इट इज़ नॉट रियल, राइट, और सभी को शो ऑफ के लिए है। मतलब आप लोग क्या पसंद करते हैं, अकॉर्डिंगली आपके उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉट द रियलिटी इटसेल्फ। तो ये जो थियरी है यही बात कहती है। मैं आपको कोर आइडिया सबका सजेस्ट कर रही हूँ, जिससे कि स्टेटमेंट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी जल्दी से हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वन, डेविड वेल, जिन्होंने साइबर कल्चर कॉन्सेप्ट से एसोसिएशन है बेसिकली जिनका, लेट मी क्लियर। तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले डेविड वेल के बारे में बता दूं। जो डेविड वेल है, की थिंकर कंसीडर किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ साइबर कल्चर स्टडी। जैसा कि मेरा फर्स्ट वीडियो आया था मीन्स कल्चरल स्टडीज़ का, जहां मैंने आपको इंट्रोड्यूस किए थे सम इम्पॉर्टेंट थियरीज, तो वहां मैंने आपको बेसिकली कंप्लीट ओवर आइडिया दिया था कि वो कौन कौन से मेजर जो थियरिस्ट है एसोसिएटेड है अपने पर्टिकुलर एरिया दे बिलोंग टू। तो डेविड वेल आपके एसोसिएटेड है बेसिकली साइबर कल्चर स्टडीज से, और अपनी इन्होंने एक इनका इन्फ्लुएंशियल बुक आया था, द नेम साइबर कल्चर थियरिस्ट। आई एम जस्ट राइटिंग हियर साइबर कल्चर थियरिस्ट। ये तो सिंपल सा नेम है, यू गाइस कैन जस्ट मगअप। 2006 में इनका ये बुक आया था, साइबर कल्चर थियरिस्ट, राइट, जिसका सब टाइटल है मैनुअल कैस्टल्स एंड डोना हारावे। 2006 में इनका ये बुक आया। एंड इनका एक अर्लियर वर्क वी हैव, सो ओवरऑल यहाँ पे की टेक्स्ट 2 हैं हमारे डेविड वेल के, जो एसोसिएटेड है साइबर कल्चर से। एंड द अर्लियर वर्क है वी हैव एन इंट्रोडक्शन टू साइबर कल्चर। आई एम जस्ट राइटिंग हियर एन इंट्रोडक्शन टू साइबर कल्चर, राइट। तो ये इनका बेसिकली वर्क आ रहा है 2001 में। तो ये इनका अर्लियर टेक्स्ट है। ओवरऑल दीज 2 टेक्स्ट एसोसिएटेड विद साइबर कल्चर स्टडीज़, और जहाँ पर इन्होंने एक्सप्लोर किया है ऑफकोर्स सिंपल थिंग कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, वर्चुअल स्पेस है, वो किस तरीके से शेप कर रहा है कल्चर को, कल्चर की अपनी आइडेंटिटी को, एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी को। सो ओवरऑल आप देखेंगे कि जितने भी थियरिस्ट है ना, इनका जो एक मेन जो इनका कोर आइडिया है, जो भी ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दे जस्ट वांट टू इन अ डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कल्चर, पॉपुलर कल्चर, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट। सो ओवरऑल सभी थियोरिस्ट को अंडरस्टूड करना बहुत ईजी है अगर आप इनका बेस अच्छे से क्लियर कर ले कि इनका जो मेन मोटिव है एज वी स्टडी कल्चरल स्टडीज़। सो दे टॉक्ड अबाउट कल्चर, जो भी कल्चर के इंपॉर्टेंट अप्रोचेज़ हैं, राइट,
एस्पेक्ट्स हो गए, जो भी द वे ऑफ थिंकिंग, जो भी पॉपुलेशन है, जो भी आपके कॉमन पीपल है, कुछ लोग होते हैं ऑर्डिनरी थियरिस्ट होते हैं, ऑर्डिनरी जो एक क्राउड है उनको मोटिव करते हैं, उनसे मोटिवेशन गेट करके मतलब उनको विहाल्फ जो भी उनका कॉन्सेप्ट है उसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने रैमंड विलियम्स, रिचर्ड होगार्ड, इन सभी राइटर्स को पढ़ा, ए.पी. थॉमसन को फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग व्हेन आई स्टार्ट द कल्चरल स्टडी। तो इसी तरीके से ये आपका जो मूव ऑन हो रहा है, अगर आप इसको इंटरलिंक करके स्टडी करेंगे तो आपको सभी सस्टेन रहेंगे माइंड में, और अगर आप इन्हें इंडिविजुअली स्टडी करेंगे दैन यू रियली कंफ्यूज कि मैं किस राइटर किस थियोरी के बारे में कौन सी उनकी जो थियोरी है उसको मैं प्रिपेयर करूँ। और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी मैं आपसे थियोरिस्ट पूछ रही हूँ, जितने भी थियोरिस्ट मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, दे आर ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो यू मस्ट प्रिपेयर दैम। ओके, अभी हमने डेविड वेल एंड साइबर कल्चर स्टडी कर दिया। नाउ अर्जुन अपाद्राय स्कैप थियोरी विच इज़ रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर एवरी 6 months। तो गाइस जैसे कि मेरा पास्ट वीडियोस में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ रिगार्डिंग अर्जुन अपाद्राय। अर्जुन अपाद्राय आपकी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को समझाने के लिए, यानी कि आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट जो एक बेसिकली ग्लोबलाइजेशन है इसको इजी बनाने के लिए स्कैप थियोरी दिया है। स्कैप थियोरी ही इंट्रोड्यूस्ड आपके अर्जुन अपाद्राय, जो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि जो ये वर्ल्ड है इसमें डिफरेंट आपको थिंग्स देखने मिल जाएगी, जैसे कि आपको पीपल हो गए, मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, मनी हो गया, आइडियाज़ हो गया, सो एंड सो फोर्थ। सो ओवरऑल इन्होंने 5 स्टेप्स सजेस्ट किए हैं जो आपसे ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो टोल्ड अबाउट इट। सो फर्स्ट जो इनका स्टेप है इट इज़ इथनोस्कैप। मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा पेज लेट मी स्पेस फर्स्ट या सो जो फर्स्ट वन है हमारे पास इथनोस्कैप, आपने इनको ध्यान में रखना है, इथनोस्कैप, राइट। एंड द सेकेंड वन वी हैव मीडिया स्कैप, right? And the third one, technoscap. And the fourth one, finance cap. And the fifth one, ideology scap, ideoscap. सो ओवरऑल ये जो इन्होंने बेसिकली स्कैप्स दिए हैं, तो इनका मानना यही तो है यहाँ पे कि जो वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट आपको थिंग्स मिल जाएंगी। वो सभी डिफरेंट थिंग्स क्या है? इथनोस्कोप, मीडिया, टेक्नो, फाइनेंस, आइडियो, स्कैप। सो आपने इनको अपने माइंड में सस्टेन करके रखना है। ट्रस्ट मी, रिपीटेड आपको कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करा रही हूँ। अगर आप इनको प्रैक्टिस करते हैं, बी सीरियस ओके, देन यू डेफिनेटली डन विद कल्चरल स्टडीज़ ऑफ योर। एंड यही बेस्ट तरीका है कल्चरल स्टडीज़ को स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करने का। फर्स्ट यू मस्ट गो टूवर्ड्स द थिंकर्स, टूवर्ड्स द थियरिस्ट, कौन कौन सा लिस्ट है और कौन कौन से थियरिस्ट किस किस पर्टिकुलर अप्रोच और पर्टिकुलर थियोरी के साथ एसोसिएटेड है। देन यू मस्ट थिंक अबाउट दी फाउंडिंग फादर्स, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस आता है और फाउंडिंग फादर्स को आपने प्रॉपर वे में स्टडी करना है, लाइक उनके वर्क की क्रोनोलॉजी देनी है। एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, जितना भी कॉन्सेप्ट्स, ये जो मैं आपसे प्रॉपर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रही हूँ नाउ डेज इन ऑन माई वीडियो, यस्टरडे भी मैंने किया, आज भी मैं कर रही हूँ, ये सभी आपको मोर क्लैरिटी देंगे एंड यही सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने। एंड देन यू गाइज कैन जस्ट सॉल्व PYQs ऑफ योर and you have done with your cultural studies, right? So चलिए next move on, जो हमारा question है, see this is the question number 6 और basically theory number 26 we are just going to discuss now. मार्शल मैकलूहन यहाँ पे theorist है और इनका concept है the medium is the message. We have talked about many time and this also repeated in your examination. You must know PYQs की फॉर्म में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये सभी एक्चुअली PYQs ही हैं, बट इनको फ्रेम इस तरीके से मैंने किया है सो दैट यू गाइज कैन ईजिली प्रिपेयर दैम, लाइक मैचिंग्स क्वेश्चन में इनको कन्वर्ट किया गया है, बट दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स हैव बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जामिनेशन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्शल मैकलूहन। तो फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट मार्शल मैकलूहन, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट इनसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनका जो ये कॉन्सेप्ट है, द मीडियम इज़ द मैसेज। तो बेसिकली इनका जो बुक है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, आई एम जस्ट राइटिंग हियर अंडरस्टैंडिंग। आप में से कुछ तो ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्हें ये लर्न भी हो गया होगा, क्योंकि कई बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो रेगुलरली वीडियो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग मीडिया
द एक्सटेंशंस ऑफ मैन, दिस इज़ द सब टाइटल। सब टाइटल को भी आपने प्रायोरिटीज़ देना है क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है, बट यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ ले, राइट। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशंस ऑफ मैन, 1964 पब्लिकेशन, जिसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज़ द फ्रेज जहाँ पे मार्शल मैकलुहन आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जो मैसेज होता है, मैसेज से ज़्यादा बड़ा उसका एक मीडियम होता है। अब कैसे होता है देखिए, the medium through which a messages communicate is more influential than the message itself. How? अब आप देखेंगे सेम कंटेंट आपको टीवी ब्रॉडकास्ट, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, ट्वीट, यूट्यूब वीडियो, मतलब सिमिलर आपका कंटेंट होगा, लेकिन सभी का जो मीडियम होगा इट गोना चेंज। द वे मैसेजेस रिसीव्ड वो भी आपका चेंज हो जाएगा, उसको डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस किया जाएगा। अब कोई चीज़ आप यूट्यूब से उठा रहे हैं तो आपका जो एक मेंटालिटी है इट गोना चेंज, और अगर कुछ आप टीवी से उठा रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट, सेम कंटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसमें क्या होगा, आपका जो एक उसको इंटरप्रेट और उसको एक्सप्लेन करने का जो एक वे होगा इट गोना डिफरेंट। सो यही बात इन्होंने बोला है, मैकलुहन ने बहुत सिंपल वर्ड्स में कहा है कि वो यही चीज़ कहते हैं कि जो मीडियम हम यूज़ करते हैं वही एक्चुअल में सबसे बड़ा मैसेज होता है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर मैं यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्म मतलब शेयर कर रही हूँ, तो ये जो मेरा मीडियम है ना, इट इज़ द एक्चुअल वे, इट इज़ द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन, और आप बोल सकते हो कंटेंट, राइट। तो यही बात सिर्फ इन्होंने कहा है कि जो कंटेंट की नहीं होती है, मतलब जिस भी तरीके से जो भी मतलब मीडियम है, तो आप जिस भी तरीके से आप बात करते हैं या जो भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ना द वे द मीडियम इज़ गोना इम्पैक्ट यू। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे कहा है। और मीडियम आपका टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट कुछ भी हो सकता है। तो दीज ऑल आर द मीडियम अकॉर्डिंग टू मार्शल मैकलुहन। और इनका मैंने बुक भी यहाँ पे इटसेल्फ आपको बता दिया, एंड मीडियम मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। द मीडियम इज़ द मैसेज, इट इज़ द फ्रेज और कॉन्सेप्ट, यू गाइज कैन जस्ट कॉल इट। एंड फाइनली दिस appeared in your examination, so there is fully chances it can be appeared again, right? in मैचिंग्स क्वेश्चन में आपको पता है इसी तरीके से 4 आपकी जो थियरीज है कवर हो जाती है। और नाउ अडे जो एग्जामिनर है ना मैचिंग्स क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इट मीन्स आपको 4 कम से कम, जो अगर 2 भी क्वेश्चन आते तो इट मीन्स 8 थियरीज आपकी पक्की होनी चाहिए। सो यू होप अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस थियरीज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ योर। अभी चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जैक्स डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन। यू ऑल गाइज आर फैमिलियर विद इट, नाउ लेट्स explain it in a simple language. So friends, as we know about Jacques Derrida, was a French philosopher. इनका नेशनैलिटी प्लीज़ मैं आप सभी को बोलूँगी, इसको अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रॉपर क्वेश्चन बनता है। अपनी हर वीडियो में मैं ये चीज़ अगेन एंड अगेन आपको रिपीट करती हूँ जिससे कि आप अपने माइंड में सस्टेन करके रखें। नाउ ये जो आपके जैक्स डेरिडा है 1930s to 2004 इनका टाइमलाइन है। आई इनफैक्ट क्रैम्ड इट इन अ प्रॉपर वे। तो वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर एंड अ मेजर फिगर इन पोस्ट मॉडर्न स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। और जैक्स डेरिडा जो बेसिकली जिन्होंने डेवलप किया था द कॉन्सेप्ट डीकंस्ट्रक्शन। क्या है डीकंस्ट्रक्शन? डीकंस्ट्रक्शन जिससे हम टेक्स्ट को नए नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं, मतलब डिफरेंट वे भी आप बोल सकते हो, डिफरेंट वे वी क्रिएट टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्शन, राइट। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर आप डीकंस्ट्रक्शन को एग्जैक्ट मैनर में देखेंगे तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब किसी भी टेक्स्ट को ब्रेकआउट करना नहीं होता, बट डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्वेश्चन करना स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग पर। यानी कि टेक्स्ट में सपोज जो भी आपने टेक्स्ट स्टडी किया तो उसमें जो हिडन मीनिंग्स होते हैं उनको रिवील करना, दिस इज द टास्क ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। होप यू अंडरस्टैंड हियर what exactly the Derrida tried here in this concept। तो बेसिकली डेरिडा कहते हैं, जो डेरिडा है वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है कभी भी स्टेबल नहीं होती, इसलिए जो मीनिंग्स होता है हमेशा चेंज होता रहता है, इट गोना चेंज। सो दैट्स वाई जो टेक्स्ट आप स्टडी करते हैं उसकी स्टेबिलिटी को, मीनिंग उसकी जो स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग है उस पर क्वेश्चन पुट करना एंड रिवील करना हिडन आइडियाज़, हिडन जो चीज़ें एजप्शन, जो भी मतलब बाइनरी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टाइम, यू मस्ट जस्ट चेंज इट्स मीनिंग ऑल्सो। तो यही मेन और कोर आइडिया इन्होंने यहाँ पे बात किया है। डीकंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म जैसी इंपॉर्टेंट आपकी जितनी भी थियोरीज हैं, आई हैव टॉक्ड अबाउट इन अ डिटेल्ड मैनर। प्ले लिस्ट प्लीज़ गो एंड विजिट देयर एंड यू गेट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ फ्रॉम देयर, जहाँ मैंने रिटन नोट्स के थ्रू आप लोगों को
प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। डीकंस्ट्रक्शन वन ऑफ दैम, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया डीकंस्ट्रक्शन, इसका डेफिनेशन, की थिंकर्स एसोसिएटेड विद इट, कोर आइडिया, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, आई हैव एक्सप्लेन देयर इन अ ग्रेट मैनर. If you willing, so watch that video also of mine. Now next we have Claude Lévi-Strauss, जो associated है basic structuralism. Now let's talk about. तो फ्रेंड्स बेसिकली जो क्लाउड लेवी स्ट्रॉस हैं वॉज अ फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स हैं स्ट्रक्चरलिज्म के इन द 20th सेंचुरी. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. एंड मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, एग्जाम में रिपीट होते हैं और इन्होंने जो अप्लाइड किया है दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट लिंग्विस्टिक एंड स्ट्रक्चरल मैथड, राइट. He introduced to study of culture, myths and kinship system. Now let me clear it in a सिंपल. देखिए जो स्ट्रक्चरलिज्म है, अगर मैं लेवी स्ट्रॉस के बारे में या इनके रिगार्डिंग बात करूँ तो ये जो इज़ द आइडिया है, राइट, जिसमें ये बात करते हैं कि जितना भी कल्चर का जो फिनोमिना है तो आप देखेंगे वो किस तरीके से अंडरलाइन है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से. यानी कि जो स्ट्रक्चर है, देखिए जितना भी आप कल्चर देखेंगे तो अपने हर एक कल्चर का एक बेसिक कल्चर होता है, हर एक कल्चर में एक बेसिक कल्चर छुपा होता है. मेरा कहने का मतलब है जो भी चीज़ होती है स्ट्रक्चर्ड वे में होती है. वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे एक प्रॉपर कल्चर हमने देखा. अब यहाँ तो हमें बहुत सारा डाइवर्सिटी दिख रहा है, हमें तो लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई कुछ स्ट्रक्चर भी है, कुछ स्ट्रक्चर मेंटेन भी है, जैसा कि टाइटल है यहाँ पे. तो यहाँ पे आपके जो लेवी स्ट्रॉस बोलते हैं वो कहते हैं कि हर कल्चर के नीचे एक बेसिक कल्चर छिपा होता है. जैसे लैंग्वेज में आपको ग्रामर मिलता है, भाई देखिए लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर्ड ग्रामर आपको मिलता है ना. और कोई भी मिथ होती है, सभी रिचुअल्स होती हैं, आप देखते हैं किस तरीके से डिफरेंट टू ईच अदर होती है. बट इनके जो बिहाइंड अगर मैं बात करूँ, ह्यूमन माइंड का यूनिवर्सल पैटर्न आपको देखने मिलता है और अपने आप में ये सभी क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में मेंटेन होते हैं. यही बात यहाँ पर आपके लेवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरलिज्म में बोला है. होप यू अंडरस्टैंड अबाउट, जिसमें इन्होंने बाइनरी अपोजिशन, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज एनालॉजी के थ्रू और मिथ के थ्रू इस अपने पूरे आइडिया को क्लियर कराया है अपने टेक्स्ट में, जो इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, राइट. स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, ये इनका 1958 में बेसिकली की टेक्स्ट है, जहाँ पर बेसिकली इन्होंने बात किया इस अपने स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट का. होप यू अंडरस्टैंड हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन द स्टीफन ग्रीनब्लैट. ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर ऑल क्वेश्चंस जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, और जितने भी ईच थियोरी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, थियोरीज डिस्कस कर रही हूँ, दे आर पार्ट ऑफ PYQs. बट इसका जो फॉर्मेट है इट गोना चेंज फॉर यू ऑल सो दैट यू गाइज कैन कन्वेनियंटली प्रिपेयर योर सेल्फ, राइट. अच्छा, जो आपके ग्रीन ब्लैट, ये आपके एसोसिएटेड है न्यू हिस्टोरिसिज्म से. सो फर्स्ट गाइज लेट्स मेमोराइज जितना भी फैक्ट्स रिगार्डिंग स्टीफन ग्रीनबेल्ट का है कि ये आपके एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं, थियरिस्ट हैं एंड कंसीडर किए जाते हैं फाउंडिंग फिगर ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म. Of course, he is the founding figure of new historicism. In fact, you guys can say a major literary theory developed in the late 1970s, 1980s. आप ऐसा मान सकते हैं, स्पेशली इन US. यानी कि जो आपका ये न्यू हिस्टोरिसिज्म है, इससे अगर मैं टाइम रेलिवेंस की बात करूँ सो इट इज़ लेट 1970s और 1980s आप मान के चल सकते हैं, एंड स्पेशली इन द US, राइट. सो लेट्स टॉक अबाउट. सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो इनका कॉन्सेप्ट है न्यू हिस्टोरिसिज्म, तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीनब्लैट है, इनका जो मेन मोटिव है, इनका मानना है कि वी कैन नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड अ लिटरेरी टेक्स्ट विदाउट लुकिंग एट द हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी इन विच इट वॉज रिटन. यानी कि कोई भी अगर आप टेक्स्ट को अंडरस्टूड करना चाहते हैं सो यू मस्ट अंडरस्टैंड हिस्ट्री, कल्चर एंड सोसाइटी, राइट. तो उन सभी चीज़ों को अगर आप फोकस करेंगे यू अंडरस्टैंड इन अ वेल मैनर. सो यही चीज़ आपके ग्रीनब्लैट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बताना चाहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम लिटरेचर एंड हिस्ट्री एक दूसरे से शेप करते हैं, जैसा कि लिटरेचर है और हिस्ट्री है. क्योंकि अगर आप इन दोनों को इंटरलिंक करके स्टडी करेंगे यू क्रिएट मोर इफेक्टिव थिंग्स अकॉर्डिंग टू ग्रीनब्लैट. ओके, अब ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट होता है, नॉट लिटरेचर, जो टेक्स्ट होता है सिर्फ लिखने वाले का आइडिया नहीं होता, बल्कि उसके पीछे पावर, पॉलिटिक्स, इनफैक्ट आपका जो एक
सोसाइटी पर्सपेक्टिव है, ये चीज़ें भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई जाती है टेक्स्ट के अंदर। आप किसी भी ऑथर को उठा के देख लीजिए, किसी भी एज को, विक्टोरियन ऑथर्स को स्टडी करेंगे तो वो विक्टोरियन एज में जो भी कुछ उस समय ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड जो भी चीज़ें मतलब एक्टिव हैं, जो भी चीज़ें इन्फ्लुएंस में है, दे टॉक्ड अबाउट इन दियर राइटिंग्स। इनफैक्ट उसका इन्फ्लुएंस आपको देखने मिलता है। शेक्सपियर के प्लेस पढ़ लीजिए, उसमें आपको देखने मिल जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर आपके जो ग्रीन ब्लैट है, ही टॉक्स अबाउट दिस कि जो हिस्ट्री होता है उसको भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, सिर्फ फैक्ट्स नहीं। मतलब कि देयर इज़ नो नीड ओनली टू इन्फॉर्म यू फैक्ट्स with the help of text, we need also to interpret particular history, राइट। सो एग्जैक्टली आपके जो ग्रीन ब्लड है, इनका यही कॉन्सेप्ट में मीनिंग है। मैंने आपको इन अ प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश किया है। होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप कॉन्सेप्ट का कोर आइडिया वंस अंडरस्टूड कर लेते हैं, देन उसके फैक्ट्स को मेमोराइज करना गोना easiest task, right? So accordingly you will have to prepare as step by step I'm just going to following suggestion to you all। और अगर आप सेम वे में स्टडी करते हैं दैन ट्रस्ट मी, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने मिलेगा। इनफैक्ट जो भी मैं कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करा रही हूँ, आपको जल्दी से क्विकली रिवाइज भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट होते ही सभी स्टूडेंट्स को ये चाहिए होगा कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस सम स्ट्रैटेजीज़ कि हम किस तरीके से अपने जितना भी फैक्ट्स और जो भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है अपने माइंड में, उसको हम सस्टेन रख सकें। तो वाई नॉट यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ इन अ प्रॉपर वे। अभी से उस तरीके से प्रिपेयर करके चलिए जिससे कि एग्जामिनेशन में यू नो नीड टू जस्ट गिव अटेंशन टू वर्ड्स, you know how to sustain in our mind type of concepts। Hope you understand। Now let's move on the next one। तो फ्रेंड्स नाउ वी गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। और बेसिकली इसमें जो हमारा थियरिस्ट है और कॉन्सेप्ट्स हैं, देज ऑल अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन ऑलरेडी। सो किम्बर्लो क्रैंशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन लीगल स्कॉलर है, सिविल राइट्स एडवोकेट है एंड क्रिटिकल रेस थियरिस्ट है। फीमेल आपकी ये बेसिकली फिलोसोफर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड शी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शनैलिटी इन 1989, राइट। 1989 इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है टू एनालाइज हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि आप इस वर्ड में देख लेंगे सेक्शन से आप इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं वर्ड को। तो यहाँ पे दे टॉक्ड अबाउट जितना ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन किस किस के थ्रू किया जाता है हमारी सोसाइटी में, रेस, जेंडर, क्लास एट्सेट्रा। सो किस तरीके से ये ओवरलैप करते हैं, तो शी एक्चुअली आर्ग्यू इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हर, राइट। और इनका जो इम्पॉर्टेंट एक वर्क आया है जिसमें शी टॉक्ड अबाउट दिस, तो जो इनका वो टेक्स्ट है मैं यहाँ लिख देती हूँ, डी मार्जिनलाइजिंग भाई स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए एडजस्ट कीजिएगा। डी मार्जिनलाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड सेक्स, ये इनका जो टेक्स्ट 1989 में पब्लिश हुआ था। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में अपने इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। एंड मैं आपको बता दूं किम्बर्लो क्रैंशा से कई बार ये आपसे मैचिंग क्वेश्चंस में इंटरसेक्शनैलिटी कॉन्सेप्ट प्रॉपर मैनर में पूछा जा चुका है। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू प्रिपेयर। मैंने यहाँ पे आइडिया भी बता दिया, वर्ड शी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट। तो ओवरऑल इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो ब्लैक वुमेन का जो एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब ये जो ठीक है डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है इन सभी वेज में, लेकिन किसके ऊपर हो रहा है, तो शी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट एज रिगार्ड ब्लैक वुमेन का एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था अपनी इस बुक में, जिसमें उन्होंने बताया कि जो फेमिनिज्म में आप देखेंगे सही से मतलब कि एंड गाइज ये इन्होंने यहाँ पे बोला कि ये ना तो फेमिनिज्म में और ना ही जितना भी एंटी राइसिज्म मूवमेंट है। अब देखेंगे कि जो ब्लैक वुमेन का जो एक्सपीरियंस है ना, कहीं भी एक्चुअल में मतलब कि क्लियर नहीं हो रहा। तो उन्होंने इसी की बात कही थी, शी एक्चुअली अनेबल की मतलब किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ब्लैक वुमेन को रिगार्ड करके, कि अगर वो फेमिनिज्म में देखते हैं और अगर वो एंटी राइसिज्म मूवमेंट में देखते हैं तो उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो शी टॉक्ड अबाउट किस तरीके से ओवरलैप हो रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है सेक्शंस का किस तरीके से ओवरलैप हो रहा है, तो उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। शी टॉक्ड अबाउट, होप यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सारा अहमद। ओके, सारा अहमद जो एसोसिएटेड है बेसिकली अफेक्ट थ्योरी। तो फ्रेंड्स अगर मैं सारा अहमद के बारे में आपको फर्स्ट बताऊं तो शी एक्चुअली ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट स्कॉलर है, ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट स्कॉलर है ये आपकी, एंड कल्चरल थियोरिस्ट है।
and she's known for her work feminist theory, अफेक्ट थ्योरी एंड क्रिटिकल रेस स्टडीज़ के लिए आप इन्हें जानते हैं क्योंकि अपने वर्क्स में इन्होंने इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया है। और इनका जो कॉन्सेप्ट है अफेक्ट थ्योरी, यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने एग्जामाइन किया है हाउ इमोशंस जो होते हैं शेप करते हैं हमारी सोशल लाइफ को, पॉलिटिक लाइफ को एंड एज वेल कल्चर, यानी कि हमारी कल्चरल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ एंड सोशल लाइफ इफेक्टेड बाय आर इमोशंस, यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं इन सभी को शेप करते हैं। सो शी टॉक्ड अबाउट इन दिस अफेक्ट थ्योरी, राइट। तो इन्होंने इमोशंस के बारे में बताया किस तरीके से इमोशंस सर्कुलेट होते हैं सोसाइटी में और हाउ दे इन्फ्लुएंस बॉडीज, रिलेशन, सोशल स्ट्रक्चर। सो शी टॉक्ड अबाउट दिस। सो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस एंड इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आई एम जस्ट राइट हियर। द कल्चर, पॉलिटिक्स ऑफ इमोशन, राइट। ये इनका टेक्स्ट है जहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में बात किया। 2004 में आया था। इसके अलावा इनके कुछ और मेजर वर्क्स आपको देख के जाने हैं, कुछ की टेक्स्ट यानी कि मोर देन वन। यू जस्ट प्लीज़ उसका टाइटल ज़रूर से देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको जो मैंने यहाँ पे बताया इट इज़ इनफ टू स्टडी, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। तो बेसिकली फ्रेंड्स मैं बता दूं जो नेक्स्ट वन है आपके जोस ईस्टमन म्यूनोज, ये आपके क्यूबन अमेरिकन क्वीर थियरिस्ट हैं, कल्चरल क्रिटिक है, राइट। एंड इन्हों का जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है डिस आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो म्यूनोज हैं ये क्वीर थियरिस्ट हैं और कल्चरल क्रिटिक भी थे, राइट। तो इन्होंने बताया कि जो मार्जिनलाइज जो लोग होते हैं, राइट, जो मार्जिनलाइज पीपल होते हैं, राइट, तो वो किस तरीके से डोमिनेंट कल्चर के रूल्स और नॉर्म्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते बल्कि उनके साथ क्रिएटिविटी निगोशिएट करते हैं, राइट। इसी को बेसिकली इसका आप मीनिंग और डेफिनेशन मान के चलिए डिस आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो मेन कॉन्सेप्ट है इनका, तो जहाँ पे बेसिकली टॉक्स अबाउट ही मार्जिनलाइज ग्रुप के बारे में इन्होंने बात किया है जिसमें आपको क्वीर, रेसल और माइनॉरिटीज़ मिल जाएंगे। एंड सो ओवरऑल आपने इसको बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करना है, जो थिंग्स मैंने आपको बताया है यू हैव टू टॉक्ड अबाउट। एंड वो कौन सा इनका टेक्स्ट है इन विच ही टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है डिस आइडेंटिफिकेशन, बेसिकली प्रॉपर टाइटल है और इसका जो सब टाइटल है इट इज़ क्वीर्स ऑफ कलर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स। क्वीर ऑफ कलर and the performance of politics, राइट। तो ये इस कंप्लीट टाइटल है जो इनका 1999 में आया है टेक्स्ट। लेट मी अरेंज, मेरा ना पूरा पेज ये कंप्लीट नहीं होता, यू कैन सी नाउ, होप यू कैन एक्चुअली विजिबल ऑल दी फैक्ट्स। अभी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे मूव करके दिखा दिया, राइट। तो बेसिकली ये जो आपके जॉस म्यूनोज हैं इनका जो डिस आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट है, इनका जो टेक्स्ट है, इनका जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है जिसका टाइटल, मेन टाइटल डिस आइडेंटिफिकेशन, जिसका सब टाइटल भी है क्वीर ऑफ कलर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स। 1999 में इनका वर्क आया था जिसमें इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है। अभी नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव हेनरी गिरॉक्स। इन्होंने कल्चर पेडागॉजी दिया है। तो मैं आपको बता दूं जो आपके ये हेनरी गिरॉक्स हैं ये एक अमेरिकन क्रिटिक स्कॉलर हैं, अमेरिकन है, ठीक है, एंड स्कॉलर हैं एंड कल्चरल थियरिस्ट हैं जिन्होंने अपने मेजर, मतलब एक तो ये मेजर फिगर कंसिडर किए जाते हैं कल्चरल पेडागॉजी। देखिए आपने एक तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि ये मेजर फिगर हैं, अदरवाइज ही इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से बहुत कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डिफरेंट टाइप्स आपको पूछा जाता है। कई बार दे आस्क्ड यू हु इंट्रोड्यूस, स्पेशली उस टर्म के बारे में पूछ लिया जाता है। एंड समटाइम दे आस्क्ड यू नो हु पॉपुलराइज्ड एंड समटाइम दे आस्क हु एसोसिएटेड विद इट। ये तीनों ही चीज़ें डिफरेंट है एंड अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। तो जिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रेम होते हैं, PYQs के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चरल पेडागॉजी। तो ये इनका एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्होंने एम्फेसाइज किया है, नॉट ही इंट्रोड्यूस्ड, जहां इन्होंने एम्फेसाइज किया है, क्या अपनी राय दी इन्होंने कि जो क्रिटिकल पेडागॉजी है, मतलब कि इसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने मिल जाएगा एजुकेशन, कल्चर एंड पॉलिटिक्स का। मतलब अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं तो ये कहते हैं कि स्कूल एंड जो एजुकेशंस होती हैं सिर्फ नॉलेज देने का एक मतलब ज़रिया नहीं होती, बल्कि वी गाइज कैन चेंज आवर सोसाइटी, इनफैक्ट अपना कल्चर, पॉलिटिक्स, क्योंकि ये सभी चीज़ें इनसे क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये यही बोलते हैं एजुकेशन
एंड आपके स्कूल्स आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, आपको नॉलेज नहीं देते, यू गाइज प्रिपेयर देयर टू चेंज योर सोसाइटी एज वेल। एग्जैक्टली, यू अंडरस्टैंड हियर। तो ये चीज़ इन्होंने एम्फेसाइज किया है पर्टिकुलर इस मेन कॉन्सेप्ट में। सो ओवरऑल यू गाइज कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो फ्रेंड्स 1980s द एक्चुअली ईयर व्हेन ये जो आपके हेनरी हैं इन्होंने कल्चरल पीडागॉजी, ये जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया है। होप यू अंडरस्टैंड, ही डेवलप्ड इट, जहाँ पर इन्होंने जो मैंने अभी आपको बता दिया। और इनका जो वर्क था थियोरी एंड रेसिस्टेंस इन एजुकेशन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, थियोरी एंड रेसिस्टेंस इन एजुकेशन, राइट। तो बेसिकली 1983 फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है इन विच ही फर्स्ट एलेबोरेट आइडियाज़ अबाउट कल्चरल पीडागॉजी, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और ओवरऑल मैंने सभी थियरिस्ट के वो की टेक्स्ट आपके साथ मेंशन इनफैक्ट शेयर किए हैं जहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया गया है, एक्सप्लोर किया गया है। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर लिस्ट अपने पास प्रिपेयर करके रखना है। वैसे मेरी फर्दर वीडियोज़ में मैं कल्चरल स्टडीज़ में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर अलॉन्ग विद इट्स पब्लिकेशन ईयर, मैं वो कंप्लीट लिस्ट आपके लिए नाउ आई एम प्रिपेयरिंग दैट पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ माइंड। सो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी जिससे कि आपको मोर क्लैरिटी आए टूवर्ड्स टॉपिक। बट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद एनएस इंग्लिश अकेडमी एंड रेगुलरली यू हैव टू वॉच, विजिट हियर एंड जस्ट वॉच सम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो भी आपकी नीड है। प्लीज़ गो एंड वॉच, प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है सभी कुछ रिटर्न में है, टू द पॉइंट है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा मोर क्लैरिटी लाने के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। सो गाइज फाइनली लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अनदर थियरिस्ट एंड उनके कॉन्सेप्ट्स को मैं फैमिलियर कराती हूँ। सो नेक्स्ट वी हैव शेरिल ग्लॉटफेल्टी। थोड़ा नेम प्रोनाउंसिएशन में देयर इज लिटिल बिट कंफ्यूजन आई हैव, it is Sherry or Carrie, but I think it is Cheryl Glotfelty, right? Eco criticism से इनका association है। Now a medical literary scholar आपके he is and फाउंडर ऑफ इको क्रिटिसिज्म इन लिटरेरी स्टडीज़ ही कंसिडर। और मैं आपको बता दूं इकोलॉजी इन्होंने कुछ इन्वेंट नहीं किया है, बट इन्होंने बेसिकली डेवलप्ड किया है एंड फॉर्मलाइज्ड किया है इको क्रिटिसिज्म एज अ फील्ड इन लिटरेचर। इस चीज़ का ध्यान में रखना। और ये हैं बेसिकली आपकी फ़ीमेल, तो इस चीज़ का और ध्यान में रखिएगा क्योंकि मुझे हमेशा मेल एंड फीमेल ये जो नेम होते हैं ना इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, तो ये क्लैरिटी आपको अपने पास हमेशा से रखनी है। तो शेरिल जो है ये फीमेल है एंड एसोसिएटेड है आपकी इको क्रिटिसिज्म बिकॉज शी डेवलप दिस राइट इन फील्ड ऑफ लिटरेचर। सो बेसिकली यहाँ पर जो इन्होंने मेन बात किया है, जो कोर आइडिया है शेरिल का, कि ये मानती हैं कि जो इको क्रिटिसिज्म का बेसिकली जो एग्जैक्ट आइडिया है, मतलब कि यहाँ पर ये जो स्टडी करती हैं दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि इको क्रिटिसिज्म में बेसिकली शी स्टडीज़ रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट, जहाँ पे फोकस किया जाता है जैसे कि नेचर हो गया, इकोलॉजी हो गया एंड ह्यूमन इम्पैक्ट इसका इस पर क्या होगा। तो शी टॉक्ड अबाउट इन दिस कॉन्सेप्ट। और इसको बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है, ओनली यू मस्ट नो द कोर आइडिया ऑफ इट्स, किसने इसको डेवलप किया, सो एंड सो फोर्थ, राइट। सो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूँ तो जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट यानी कि फाउंडर जो बेसिकली इनका आप बोल सकते हो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसमें इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की बात की, इट इज़ द इको क्रिटिसिज्म रीडर, द इको क्रिटिसिज्म रीडर, जिसका सब टाइटल भी है लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी, लैंडमार्क्स इन लिटरेरी इकोलॉजी, राइट। इसका जो ईयर है 1996, राइट। बेसिकली ये एडिट किया गया है आपकी शेरिल के थ्रू, जिसको फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है, जिसमें इन्होंने बेसिकली जो फील्ड है इको क्रिटिसिज्म शी टॉक्ड अबाउट, राइट। सो इसको इन्होंने एडिट किया है। दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, पीकू पारेख, जिनका एसोसिएशन है मल्टी कल्चरलिज्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड थियरिस्ट।
तो गाइज़ यहाँ पे ना मुझे एक फैक्ट याद आ गया एक्चुअली, आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। तो जब मैं अपना प्रिपेयर कर रही थी यूजीसी नेट के लिए, तो एज आई मेंशन इन माई ऑलमोस्ट वीडियोज़ कि मैंने कई बार अटैम्प्ट दिया है, उसके बाद फाइनली मेरा क्वालिफाई हुआ था 2023 में। सो ओवरऑल मेरे पास एक ग्रेट एक्सपीरियंस है। तो आपको पता है, जब मैं खुद प्रिपेयरिंग कर रही थी फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो उस समय ना आई वॉज जस्ट वॉचिंग द वीडियो ऑफ कल्याणी व्लाद मैम, जो यूट्यूब पर फेमस है। तो उनका जो एक पढ़ाने का तरीका होता था ना, आई लाइक द वे शी एक्चुअली टीच। तो अगर आप कभी देखें उनके वीडियोस, जो पास्ट वीडियोस देखिएगा, अभी वो थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से क्लासेस नहीं लेती हैं। अगर मैं राइट नाउ बात करूँ, तो उन्होंने अपने जो उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है अपना, जो भी उनका एक प्रोसीजर था टीचिंग का। लेकिन आप उनकी पास्ट वीडियोस देखिएगा, तो द वे शी एक्चुअली एक्सप्लेन द टॉपिक, और कल्चरल स्टडीज़ तो उन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना, तो उनसे मुझे इतना अच्छा आइडिया मिला था। इनफैक्ट नॉट कल्याणी व्लाद मैम ओनली, सो अदर टीचर्स ऑल्सो, you get a great number of on YouTube you see कि इतना अच्छे से वो लोग पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल मैं सभी ऑलमोस्ट जितने भी ग्रेट टीचर हैं, जिसमें मैं कल्याणी व्लाद मैम का नाम लूँगी सबसे पहले, एंड द सेकंड आई वुड लाइक टू नेम, वैसे ही जो फर्स्ट नेम मैं बोलूँगी वो हमारे, क्या नाम है उन सर का, विनीत पांडे सर, राइट। सो ये सबसे ओल्डेस्ट आप इनको मान के चलिए। जब आई स्टार्टेड 2016 से ये सर जो है मतलब वीडियोस पे वीडियोस दे जा रहे हैं यूट्यूब पर नेट की। तो इन्होंने बहुत एक्चुअल में हार्ड वर्क किया है। तो एज आई मतलब ऑब्जर्व टू वॉच द वीडियोज़ ऑफ हिम, और नाउ ही फाइनली सक्सेस। एंड आप देखेंगे ये जो बौद्ध टीचर्स हैं ना, ये बहुत ही मतलब ग्राउंड लेवल से एसोसिएटेड है विद लिटरेचर। अगर मैं एक्चुअल टीचर बोलूँ तो मैं इन्हीं टीचर्स का नाम लूँगी। कल्याणी व्लाद मैम का एक अपना एक वे है टीचिंग का, और विनीत पांडे सर का भी अपना है। तो आई रियली रिस्पेक्ट ऑल दी ग्रेट टीचर्स ऑफ यूट्यूब। तो चलिए, मुझे उनकी याद एकदम से मेरे माइंड में आ गया, तो आई जस्ट शेयर विद यू ऑल। अभी देखिए यहाँ पे जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, पीकू पारेख हमने अभी डिस्कस नहीं किया ना। हाँ, पीकू पारेख, तो इनका जो एसोसिएशन है मल्टी कल्चरलिज्म से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये ब्रिटिश इंडियन पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं आपके पीकू पारेख, right? And he is known for sorry, he is known for his work on multiculturalism। तो इनके जो वर्क्स है ना, आपको उसमें देखने मिलेगा मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल थियरी। तो ओवरऑल ये मेजर 3 थीम्स ही टॉक्स अबाउट इन हिज वर्क। तो बेसिकली जो इनका मेन कॉन्सेप्ट है, लेट्स कम बैक मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म में इन्होंने एक तरह से रिकग्नाइज किया है, एम्फेसाइज किया है टूवर्ड्स टू रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइज डिफरेंट कल्चर्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि डिफरेंट कल्चर्स आप देखेंगे सभी सोसाइटी में रहता है, तो उन्हीं सबको इन्होंने इंक्लूड किया, उनको रिस्पेक्ट किया है अपने इस मल्टी कल्चरलिज्म कॉन्सेप्ट में, जैसा कि नेम है। तो पारेख जो हैं बेसिकली, जो आपके थियरिस्ट हैं, ये कहते हैं कि जो कल्चर होता है वो डिफरेंसेस को इग्नोर नहीं करता, और ना ही हमको करना चाहिए। हमें कल्चर में, अगर आप कल्चर को स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आपने कल्चर में डिफरेंसेस को आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंसेस इज़ द अनदर नेम ऑफ कल्चर। भाई, आपको कल्चर की बात करें तो डिफरेंसेस तो आपको देखने मिलेंगे, तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ना ही उन्हें एक ही डोमिनेंट कल्चर में ऑब्जॉर्व करना चाहिए। तो बेसिकली यही मेन जो इनका कॉन्सेप्ट है मल्टीकल्चरलिज्म, ये बात करते हैं इसमें। होप यू अंडरस्टैंड हियर। एंड इनका जो टेक्स्ट है ना, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, जिसका सब टाइटल भी है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थियरी, जो इनका 2000 में आया था, ये फाउंडेशनल टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है, जिसमें इन्होंने द प्रिंसिपल, चैलेंजेस, पॉलिटिक्स ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ के बारे में एक्सप्लोर किया है। अब देखिए आपको क्या बेनिफिट होने वाला है अगर आप हर थियरी की को एक्सप्लेन करते हैं और हर थियरिस्ट का आपको एक आइडिया पता है। तो देखिए, अब अगर मैं आपसे पारेख के बारे में बात करूंगी, अगर हम पीकू पारेख की बात कर रहे हैं, तो सपोज अगर क्वेश्चन आपको मिला है, यू नेवर नो अबाउट, इनका टेक्स्ट भी आपको नहीं पता, तो आप नेम से ही अगर आपको इतना भी पता है कि पीकू पारेख एक बंदा है जिसने ही टॉक्ड अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म, तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, ये मैं पूरा नहीं लिख रही, कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड पॉलिटिकल थियरी, बेसिकली 2000 पब्लिकेशन है। ये जो वर्क है किसने लिखा है, हु रॉट दिस वर्क? तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं पीकू। व्हाई? बिकॉज यू वंस स्टडीड अबाउट इट कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है पीकू पारेख से। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने सभी चीज़ को डिटेल मैनर में स्टडी करना है, आपको एक पर्टिकुलर थियरी
और उसका जो एक कोर आइडिया है एंड थियरिस्ट के बारे में बस पता होना चाहिए। अब मैंने जितने भी थियरिस्ट आपको डिस्कस किए इन सभी को लिख लीजिए और उनके सामने ऑन दी फ्रंट साइड आप उनकी जो थियरी है उससे उसको एसोसिएट कीजिए। मैं अभी आपको डेमो देती हूँ। तो फ्रेंड्स हियर यू कैन सी दीज आर हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइंड की थियरीज। देखिए इस तरीके से आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। हाइब्रिडिटी हमने डिस्कस किया था, होमी के भाभा, मिमिक्री होमी के भाभा का कॉन्सेप्ट है। तो आपने अकॉर्डिंगली लिस्ट अपने पास प्रिपेयर करके रखना है। यू गाइस कैन सी हाउ आई हैव मैंशन हियर। और यही नहीं, मल्टीपल वेज आई हैव टू जस्ट मैंशन ऑल दिस सिक्योर करने के लिए जो भी लिस्ट मैं प्रिपेयर स्टडी करती थी। सी देखिए इस तरीके से भी आप अपने पास सिक्योर छोटा छोटा सा, मैं इसी को कट करके जो A4 साइज़ का शीट होता है इसी को मैं अकॉर्डिंगली बना लेती थी एंड आई जस्ट राइट डाउन हियर। वन साइड में राइटर का, ऑथर का जो नेम होता था और उनसे एसोसिएटेड जो होता था उनको मैं हमेशा 2 पेन से हाईलाइट करती थी। सो अगर आप इस तरीके से, ये रिविज़न पार्ट है आपका जो हम लोग फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर दिया कि अकॉर्डिंगली आपने अपने पास सिक्योर करके रखना है आफ्टर वॉचिंग 2 और 3 वीडियोज़ जो भी कल्चरल स्टडीज़ की मैं ये थियरिस्ट पर बेस दे रही हूँ, ताकि आप अच्छे से अपने पास ये, अब ये थियरी आप स्टडी करेंगे ना तो आपको रिवाइज रहेगा। थोड़ा सा वन साइड आप ये भी लिख दीजिए कि द लोकेशन ऑफ कल्चर, जैसे कि ये पर्टिकुलर इनका ये है हाइब्रिडिटी, तो ये जो इनका कॉन्सेप्ट था ये इन्होंने द लोकेशन ऑफ कल्चर में दिया था, राइट। और वो इनका कब आया था, 1994 में आया था। थोड़ा सा ये मेंशन कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो एक सिलेबस है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट हो गया और आपका रिवाइज भी होता रहेगा। और सबसे अच्छी बात है ना, आपको इंटरेस्ट आएगा अगर आप द वे यू प्रिपेयर योर सेल्फ, राइट। होप यू अंडरस्टैंड द सजेशन ऑफ माइंड। अब आपको ऐसे ही फॉलो करना है, राइट। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो थियोरिस्ट हैं वो है हैडन वाइट, जो आपके अमेरिकन हिस्टोरियन हैं एंड लिटरेरी थियोरिस्ट हैं एंड ही इज़ फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग नैरेटिव थ्योरी। नैरेटिव थ्योरी यानी कि नैरेटिव थ्योरी इन हिस्टोरियोग्राफी, जहाँ पर इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि जो हिस्ट्री होती है किस तरीके से कंस्ट्रक्टेड होती है, जैसे कि लिटरेचर कंस्ट्रक्टेड होता है। होप ही टॉक्ड अबाउट इन दिस और आपको क्लियर हो गया। चलिए अब इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है नैरेटिव थ्योरी, ठीक है, कल्चरल नैरेटिव थ्योरी, लेट्स टॉक अबाउट। तो ये बेसिकली जो इनका कॉन्सेप्ट है इसमें इन्होंने सजेस्ट किया है कि जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स होती हैं इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट। भाई जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव थ्योरी सजेस्ट यहाँ पे क्या कर रही है कि जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स थी वो किस तरीके से फॉर्म होती है, स्टोरी टेलिंग से। लेकिन ये कहते हैं जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज इंटरप्रेट इवेंट्स, यानी कि वो क्रिएट करते हैं प्लॉट्स, कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर्स। अभी मैं आपको मोर क्लियर कर देती हूँ कि जो नैरेटिव थ्योरी थी इसमें ये बोलते थे कि जो हिस्ट्री में लिखा है वो सब क्या है, स्टोरी टेलिंग है। लेकिन हिस्टोरियन है, जो इवेंट्स हैं, जो हिस्टोरियन जो होते हैं इवेंट्स को चूज़ करते हैं। भाई नैरेटिव में क्या होता है, स्टोरी टेलिंग को चूज़ किया जाता है और हिस्टोरियन में क्या किया जाता है, इवेंट्स को चूज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरप्रीट किया जाता है, जिससे कि स्टोरी का जो एक स्ट्रक्चर है वो बन सके, जिसमें प्लॉट, कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली जो आपके हैडन वाइट है व्हाट एग्जैक्टली ही मीन बाय इट, राइट। और इनका जो एक टेक्स्ट आया था दैट इज मीटा हिस्ट्री, एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आई एम जस्ट राइटिंग हियर मीटा हिस्ट्री, राइट। मीटा हिस्ट्री द हिस्टोरिकल इमेजिनेशन इन 19th सेंचुरी यूरोप, जिसका सबटाइटल है द हिस्टोरिकल इमेजिनेशन in 19th century, that published 1973, सेम ईयर जो आपका यू कैन सी नाउ विजिबल है आप लोगों के लिए। तो ये सेम ईयर 1973 में हमने क्या स्टडी किया था, एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बाय स्टुअर्ट हॉल, राइट। तो इस तरीके से आपने इंटरलिंक करके अपने टेक्स्ट को मेमोराइज करके रखना है, ओके। और ये क्रिएटिविटी अपने माइंड में टिल योर एग्जामिनेशन तक आपने एक्टिव रखना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कोई भी अगर आप टेक्स्ट पढ़ते हैं और अगर आपको उसका ईयर याद है और उसके सडनली आपको कोई और टेक्स्ट याद आता है, फटाफट से अपना वाइट पेपर लीजिए और उस पर राइट डाउन कर दीजिए एंड यू हैव रियली मेमोराइज्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। दिस ऑल्सो आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग। मैं हमेशा जब भी मुझे कोई अनदर टेक्स्ट याद आता था मैं तुरंत क्या करती थी, ब्लैंक पेपर उठाती थी और उस पर उन दोनों टेक्स्ट को लिख लेती थी। सो फाइनली मुझे याद रहता था लॉन्ग टर्म्स के लिए, एंड दिस ट्रिक यू मस्ट फॉलो, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज जो मेरी नेक्स्ट थियरिस्ट हैं वो है नॉमी क्लैन। तो क्लैन से आप ध्यान रखिएगा, ये कैनेडियन ऑथर हैं,
सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड कल्चरल क्रिटिक हैं, राइट, कैनेडियन शी इज़, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। एंड शी इज़ नॉन फॉर हर वर्क कॉरपोरेट ग्लोबलाइजेशन, मीडिया, कंज्यूमर कल्चर। तो ये सभी मेजर थिंग्स हैं जो वो अपने वर्क्स में एक्सप्लोर करती हैं। और इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कल्चरल जैमिंग, इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज्ड किया है स्पेशली इन रिलेशन टू रसिस्टिंग कॉर्पोरेट मीडिया यानी कि एडवर्टाइजिंग कल्चर। तो इस रिगार्ड में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में सस्टेन करके रखना है। नाउ व्हाट शी थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो देखिए, कल्चर जैमिंग का मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखेंगे मीडिया हो गया, एड्स हो गया एंड कॉरपोरेट जो कल्चर है, तो आप देखेंगे उसके मैसेज को चैलेंज करना, यानी कि मीडिया, एड्स और कॉरपोरेट कल्चर के मैसेजेस को चैलेंज करना कॉल्ड कल्चरल जैमिंग। इसमें आप देखेंगे जो पीपल हैं, यानी कि जो भी मतलब हाउ दे एड्स एंड लोगोस को वो मोडिफाई करके उसका पैरोडी यानी कि उसका कॉपी करके किस तरीके से हमें शो ऑफ करते हैं, तो ये मैसेजेस कैसे मैनिपुलेट किए जाते हैं, शी टॉक्ड अबाउट इन दिस कॉन्सेप्ट जैमिंग। जैसे कि हम ब्रेड पर जैम लगाते हैं, तो इसी तरीके से जो मेन पर्पस होता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का कि लोग क्रिटिकली सोचें और डोमिनेंट मैसेजेस को चैलेंज करें, राइट। क्रिटिकली सोचो और जो भी डोमिनेट आपको मैसेज दिख रहा है उसको चैलेंज करो। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर कल्चरल जैमिंग। होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आप में से जो भी एस्पिरेंट्स को थोड़ा बहुत डाउट है कि ये जितना भी थ्योरीज़ हैं एग्जामिनेशन में नहीं पीछे है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर से करके बताइएगा, क्योंकि ब्लाइंडली बिलीव करने के लिए मैं किसी को भी नहीं बोलती। इनफैक्ट आई ऑल्सो नॉट बिलीव। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी जहाँ मैं जितने भी PYQs में आपसे प्रॉपर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है मैं उससे आपको फैमिलियर कराऊँगी अलॉन्ग विद ईयर ऑफ पब्लिकेशन, नॉट ईयर ऑफ पब्लिकेशन, मुझे ये याद रहता है, मतलब कि वो पर्टिकुलर ईयर भी मैं आपको मेंशन करूँगी कि किस ईयर में आपसे एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन पूछा गया है। होप यू अंडरस्टैंड। तो आपने बिल्कुल अच्छे से इन सभी को प्रिपेयर करना है। देयर इज़ नो डाउट कि आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दीज थियरीज जो मैं आपके साथ शेयरिंग कर रही हूँ ऑन इन माई वीडियोज़। सो फाइनली लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है सी। यहाँ पे अगेन आपको मैचिंग्स है, बट यहाँ पे आपको जो थियरिस्ट हैं कल्चरल स्टडीज स्कूल्स एंड उनके फाउंडर से लेकर हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं पहले आपको ब्रिंगम स्कूल जल्दी से रिवाइज करा दूँ। तो ब्रिंगम स्कूल को हम CCCS भी बोलते हैं, CCCS। आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन अ डिटेल्ड मैनर। अगर आपने पास्ट में वीडियोज़ देखी हैं मेरे चैनल का, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ जो स्टैब्लिश हुआ था 1964 में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिंगम UK, राइट। और इसके जो पाइनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली ये जो एक पर्टिकुलर CCCS है, क्या है ये पाइनियरिंग इंस्टीट्यूशन है फॉर कल्चरल स्टडीज़, यानी कि यहीं से आपकी बिगिनिंग हो रही है कल्चरल स्टडीज़ को डेवलप करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली स्टडी किया जाता है कि कल्चर, मीडिया, पावर एंड क्लास किस तरीके से आइडियोलॉजी वर्क करते हैं और डेवलप करते हैं कल्चरल स्टडीज़ को। तो यहाँ पे फोकस किया जाता है एवरीडे कल्चर, सब कल्चर, मीडिया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे फोकस किया जाता है, राइट। अभी चलिए जो की थियरिस्ट हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्टुअर्ट हॉल, जिन्हें हम फाउंडर एंड लीडिंग फिगर भी कंसिडर करते हैं। एंड ही डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिस पर्टिकुलर CCCS यानी कि ब्रिंगम स्कूल, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव रिचर्ड होगार्ड जो बेसिकली अर्ली फाउंडर थे आपके CCCS के, एंड ही रॉट द यूजेस ऑफ लिटरेसी। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 1957 में जो इनका वर्क आया था, जो इन्होंने फोकस किया था जहाँ पे वर्किंग क्लास कल्चर एंड मैस मीडिया को। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव रैमंड विलियम्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रैमंड विलियम्स, वन ऑफ की थियरिस्ट जिन्होंने इन्फ्लुएंस कर रहे थे बेसिकली CCCS को अपने कॉन्सेप्ट कल्चर इज लिव्ड की हेल्प से, यानी कि कल्चर इज लिव्ड, हिस्टोरिकल एंड मटेरियल। सो बेसिकली इनका ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे आप कल्चरल मटेरियलिज्म भी बोल सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव पॉल विलिस, PW। पॉल विलिस भी आपके स्टडीड यूथ कप सब कल्चर, राइट। सो ओवरऑल इन्होंने फोकस किया था कि जो वर्किंग क्लास है किस तरीके से मतलब रसिस्ट कर रही है डोमिनेंट कल्चर को। एंड देन वी हैव टॉनी जेफरसन। तो हमारे पास टॉनी जेफरसन, ठीक है, जॉन फिस्क, एंजेला मैक्रॉबी, डिक हैप्डिक, देयर आर मैनी जो आपके की फिगर्स हैं एसोसिएटेड ब्रिंगम स्कूल। तो ओवरऑल मैंने मेजर आपको डिस्कस कर दिए। टॉनी जेफरसन हो गया, आपके जॉन फिस्क हो गए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास होगी एंजेला मैक्रॉबी हो गया, एंजेला मैक्रॉबी एंड डिक हैप्डिक वी हैव
तो होप यू अंडरस्टैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए ब्रिंगम स्कूल के साथ जिनका एसोसिएशन है और वो उनके कौन कौन से वर्क्स हैं जिसमें उन्होंने बेसिकली डेवलप किया है, टॉक्ड किया है एंड इन्फ्लुएंस किया है दिस पर्टिकुलर ब्रिंगम स्कूल CCCS 1964. Hope you understand now. In fact, you revise all the things. Now let's talk about the Frankfurt School. तो फ्रेंड्स बेसिकली जो आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल है 1923 जर्मनी से एसोसिएशन है। जर्मनी में बेसिकली आप मान के चलिए जो आपका ये फ्रैंकफर्ट स्कूल है जर्मनी फाउंडेड हुआ है 1923 में और ये एक क्रिटिकल थियोरी पर वर्क करता है और जितना भी सोसाइटी समाज जिसे आप बोलते हो मीडिया कल्चर और आइडियोलॉजी को क्रिटिकली एनालाइज करता है अपने अपने पॉइंट से। ठीक है, अभी जो की थियरिस्ट आपके एसोसिएटेड है, देखिए मैंने फ्रैंकफर्ट स्कूल बहुत अच्छे से कराया। अगर फ्रेंड्स आप विलिंग है, अगर टाइम है तो प्लीज़ वो वीडियो आपने मस्ट वॉच करना है। उसमें मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट छोटा छोटा माइनर थिंग्स जो आपको स्टेटमेंट को आंसर करने में हेल्प करेगा मैंने उसमें डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स की फॉर्म में मैंने ये फ्रैंकफर्ट स्कूल आपके साथ डिस्कस किया था। आप प्लीज़ उसको वॉच ज़रूर से कीजिएगा। मैं आपको बोल रही हूँ नहीं, अगर किया भी है तो वापस से आपने उसको एक बार वॉच करना है क्योंकि ये आपका इंटरलिंक्ड है विद दिस कल्चरल स्टडीज़। ओके, अभी जो हमारे की थियरिस्ट हैं, सो फर्स्ट वी हैव थियोडो अडोर्नो। ठीक है, इन सभी का क्या क्या रोल है, इन्होंने कैसे कैसे कंट्रीब्यूट किया है इस पर्टिकुलर फ्रैंकफर्ट स्कूल में, मैंने वो सभी चीज़ डिटेल में डिस्कस किया है तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सभी चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिवाइज नहीं करा सकती, दैट्स वाई। तो आपके थियोडोर हो गए, मार्क्स हॉर्खेमर हो गए, हार्बर्ट मार्क्यूज हो गए, वॉल्टर बेंजामिन हो गए। अब इन सब का अलग अलग रोल है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कौन स्कॉलर हैं, कौन इसके इससे एसोसिएटेड आपके फिगर में आते हैं, की फिगर में कंसिडर किया जाते हैं, तो इसमें भी कैटेगरी है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो क्योंकि वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और जर्गन हैबरमस, ठीक है। तो ओवरऑल 5 मेजर आपके एसोसिएटेड है और ये क्वेश्चन आपसे भी रिसेंटली पूछा गया था कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो एसोसिएटेड जो क्रिटिक मतलब कि जो की थिंकर्स हैं यानी कि फिर आप की फिगर्स जो हैं तो उनको लेकर भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा है। तो अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो वॉच दैट वीडियो ऑफ माइन। ओके, जितना मैं रिवाइज कर सकती आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। और इन पर्टिकुलर थियरीज ने भी जो की फिगर्स है ना, इन्होंने फ्रैंकफर्ट स्कूल को मतलब कि किस तरीके से डेवलप किया अपनी अपनी अलग अलग थियोरीज के थ्रू। मतलब किसी ने कल्चरल इंडस्ट्री की बात किया, क्रिटिकल थियोरी की बात किया, किसी ने वन डायमेंशनल सोसाइटी की बात किया। अब किसने क्या किया वो आपको उस वीडियो से पता लग जाएगा। राइट नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स जैसे कि आप ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे पोस्ट कॉलोनियल, प्लीज़ इसको मत देखिएगा। पोस्ट कॉलोनियल थियरी है ये आपकी, ठीक है। अब पोस्ट कॉलोनियल थियरी में कोई एक नेम थोड़ी ना है कि जिसे आपने लर्न करना है, तो ये प्रॉपर थ्योरी है जिसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जैसे कि हाइब्रिडिटी हो गया होमी के भाभा का, ओरिएंटलिज्म एडवर्ड साइड का हो गया, सबल्टन गायत्री स्पाइवेक का हो गया। सो वी हैव मल्टीपल थिंग्स टू स्टडी इन दिस। और इसको भी क्लियर करने के लिए आपको वो वीडियो ज़रूर से देखना है, उसमें मैंने प्रॉपर क्लियर करा रखा है आपको पोस्ट कॉलोनियल थियरी का। और इन सभी भाभा स्पाइवेक इन सभी ऑथर्स मतलब फिलोसोफर के जो भी आपके इंपॉर्टेंट थियरिस्ट हैं इनके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इनके कौन कौन से वर्क्स हैं जो एसोसिएटेड है। तो गो एंड वॉच। राइट, फ्रेंड्स फैनन वी हैव वन ऑफ दैम, चिनुआ अचीबे ऑल्सो वी काउंट इन इट। राइट, एंड इसी तरीके से नेक्स्ट आपका फेमिनिस्ट फिल्म थियरी, राइट, जिसमें आपके साथ लॉरा मल्वे यहाँ पे मेंशन है। तो फ्रेंड्स अगर मैं लॉरा मल्वे को फोकस करके आपको ये समझाऊं जो आपका ये बेसिकली फेमिनिस्ट फिल्म थियरी है, तो देखिए फेमिनिस्ट जैसा कि नाम लिखा है तो उसमें यही बताया गया है कि फिल्म थियरी जो है फिल्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है विमेन को और किस तरीके से दिखाया जाता है कि उसको डोमिनेट किया जा रहा है मेल काउंटर पार्ट के थ्रू। तो मैंने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में भी। अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपकी लॉरा मल्वे की, तो ये आपकी ब्रिटिश फेमिनिस्ट फिल्म थियरिस्ट में से एक है। एंड विजुअल प्लेजर एंड नैरेटिव सिनेमा करके इनका एक वर्क आया था 1975 जो मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था अभी पीछे जो मैंने कल्चरल स्टडीज़ की जो चल रही है सीरीज नाउ। तो विजुअल प्लेजर, राइट, ये एंड नैरेटिव सिनेमा करके इनका 1975 में फ्रेंड्स वर्क आया है। तो इस पर्टिकुलर जो इनका वर्क है इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट अपना दिया था मेल गेज, जो मैंने डिस्कस भी किया था, उसमें ही इन्होंने ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर कराया है जो बेसिकली फेमिनिस्ट फिल्म थियरी है। इस थियरी को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी लॉरा मल्वे ने मेल गेज करके कॉन्सेप्ट दिया है जिसमें शी टॉक्ड अबाउट हाउ जो विमन है ऑब्जेक्टिफाइड की जाती है, उसको पैसिव एज ए पैसिव दिखाया जाता है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है फॉर मेल प्लेजर के लिए ओनली। राइट, होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगेन मैं कर रही हूँ
और हमारे पास अदर थिंकर्स भी हैं, लाइक बेल हुक्स हो गया, मैरी एंड डॉन हो गया, ई एंड कैप्लन्स हो गई, ठीक है, वी हैव मल्टीपल नेम्स, राइट। बट जो मेजर हैं आपने उनको देखना है। वीडियोस में मैं फर्स्ट जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही थी ओवर आइडिया, जो कंप्लीट ओवर आइडिया है आपका कल्चरल स्टडीज़ में, जो जो आपने थियरिस्ट करने, वहाँ मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उन्हीं को आपने रिगार्ड करके स्टडी करना है। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी यहाँ पे मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया है एंड उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि डेफिनेशन ऑन द अदर साइड। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अभी जो आपसे रिसेंटली जो पैटर्न पूछा जा रहा है, दिस इज़ बेस्ड ऑन इट, कि आपसे ऑन द अदर साइड अब वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं, टू चेक कि आपने कॉन्सेप्ट को, उसके कोर आइडिया को स्टडी किया है और नहीं, राइट। अब जैसे ऑन दी वन साइड आपको इंटरपिलेशन दिया हुआ है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं इंटरपिलेशन इज़ अ कॉन्सेप्ट जिसे डेवलप किया है लुईस अल्थुजर ने, जो आपके मार्क्सिस्ट फिलोसोफर हैं। और बेसिकली इसमें क्या वो बात करते हैं, और बेसिकली इनका जो इंटरपिलेशन है इसमें वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है या इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप स्कूल्स, मीडिया एंड रिलीजन को मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये कहते हैं कि ये हमें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं us to behave or think in a way that comfort to dominant ideology। मैं आपको भी सिंपल मैं समझाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इंटरपिलेशन का अगर मैं मीनिंग सिंपली आपसे बोलूँ तो जो सोसाइटी है ना हमारी, जो भी इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे स्कूल, मीडिया, रिलीजन, कुछ भी हो गए, राइट, तो एक स्पेसिफिक वे में हमें बिहेव करने या सोचने के लिए हेल्प करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ही यूज दिस वर्ड HAIL, हेल्प, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ किसी को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो बेसिकली यही काम करना होता है और हम इसे नेचुरल मान लेते हैं, हम इस चीज़ को नेचुरल मान लेते हैं, लेकिन हमें हेल्प किया जा रहा है यहाँ पे, तो एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इट इज़। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया है। देखिए अभी मेरे क्वेश्चंस में तो फ्रंट में ही आपको आंसर है, द प्रोसेस बाय विच आइडियोलॉजी एड्रेसेस इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो बेसिकली हेल का जो मीनिंग है ना, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो उसका मीनिंग इंडिविजुअल एज सब्जेक्ट, दिस ऑल्सो विल बिकम द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हेल, जो बेसिकली यूज किया गया है इस आइडियोलॉजी में। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव आइडियोलॉजी। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे आइडियोलॉजी को सिंपल वे में आपको क्लियर कराऊं तो आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या निकलता है, व्हाट वी मीन बाय आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी का मीनिंग निकलता है जो भी हमारे थॉट प्रोसीजर्स होता है, जो भी हमारे बिलीव्स होते हैं, जो भी मतलब वैल्यूज़ होता है, उस सब का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जो हमें एक्चुअल में बताते हैं कि हमें लोगों एंड सोसाइटी और अपने रोल को किस तरीके से अंडरस्टूड करना है। तो आप देखेंगे कि इट ऑलमोस्ट टाइम आप देखेंगे कि पावर एंड सोशल जो नॉर्म्स हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड नेचुरल या कहीं ना कहीं सही दिखाने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल ये क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है बिहेव करने का, वैल्यूज़ को सिस्टम तरीके से फॉलो करने का। तो सी अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन मास्किंग पावर रिलेशनशिप, इट इज़ कॉल्ड आइडियोलॉजी। इस तरीके से एंड सेम कॉन्सेप्ट आपको एग्जामिनेशन में मिला है, मैंने PYQ से उठाया ये क्वेश्चन आपका, सो बी प्रिपेयर्ड इट, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव डिस्कोर्स। डिस्कोर्स जैसा कि हम लोगों ने स्टडी किया था मिखेल फोको को रिगार्ड करके, नॉलेज पावर सिस्टम उन्होंने दिया था ना, जहाँ पे उन्होंने रेगुलेट किया था मीनिंग को। होप यू अंडरस्टैंड। सो अकॉर्डिंगली आपने करना है। हेजेमनी जो मैंने आपको एंटोनियो ग्रैम्ची का कॉन्सेप्ट बताया था, जो अपनी उन्होंने प्रिजन नोटबुक में दिया था, सी जहाँ पे डोमिनेंस किया जाता है मेंटेन करने के लिए कांस्टेंट को। कांस्टेंट का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, एक्सेप्ट करना, नो नीड टू फोर्स, किसी को फोर्स करके नहीं, उसकी आइडियोलॉजी को चेंज करके उसको कॉन्सेंट कर दो। अब देखिए अगर आपको ये कीवर्ड्स भी लर्न थे यानी कि डोमिनेंस भी आता तो आपको पूरा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं था, हेजेमनी आपका डोमिनेंस के साथ जा रहा था। तो इसी तरीके से एग्जाम में करेंगे। अब ये कब पॉसिबल होगा, जब आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा, ओनली देन यू गाइज इन अ ईजीएस्ट मैनर कैन क्लिक द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो माय डियर फ्रेंड्स अभी मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ और ओवरऑल हम लोगों ने 2 वीडियोस में, यस्टरडे और आज का वीडियोस में, टोटल 40 कॉन्सेप्ट्स अपने सिक्योर कर लिए हैं। और देखना अभी आप एग्जामिनेशन यानी कि PYQs लगा के देखिएगा कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर इन्हेंस होगा आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 40 कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर। तो कल्चरल स्टडीज़ आप मान के चलिए स्टेप बाय स्टेप आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज थियरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ओवरऑल आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है अपने आप को। आई हैव मोर थियरीज, मैं सोच रही हूँ आपको 10 और 12 नंबर्स और मोर थियरीज करा दूँ, जिससे कि और कुछ रिसेंटली अभी एग्जामिनेशन में ना कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, मैं आपको उन सबसे भी सेम वे में फेमिलियर करा दूँ, जिससे आपको एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो।
Hope you understand. Agar if you like the way I discuss in today's video or in other videos of mine, please comment me जैसा कि आप लोग करते हैं. Some of my favorite aspirants of UGC NET English Literature, in fact the future assistant professors of mine, जो हमेशा मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, कमेंट के थ्रू मुझे बताते हैं हाउ आई स्टे माई सेल्फ मोटिवेट, जिससे कि फर्दर वीडियोज़ में मोर इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए लेकर आऊँ. तो सेम एज आपको इस वीडियो को वॉच करने के बाद फॉलो करना है एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा जो भी आपके जैसे अदर एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं UGC नेट के लिए, एंड इफ़ दे डोंट वांट टू हैव एनी पेड कोर्सेज तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर से मेरे चैनल के बारे में बताइए सो दैट दे गाइज ऑल्सो अवेल. कंपटीशन जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको. ओके, एंड यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैन बाय बाय. और आप सभी प्लीज़ वीडियो जो मेरे चैनल पर पेपर 1 का आता है उसको भी ज़रूर से देखा कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ ना सेम वे. और मेरा जो पर्पज़ है वो यही है कि आप PYQs को देखकर ही अपना कॉन्सेप्ट, अपने क्वेश्चन सब कुछ प्रिपेयर कर लें, आपको उससे अलग पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. तो टीचिंग एप्टीट्यूड अभी चल रहा है, इनफैक्ट ख़त्म होने वाला है, शायद से 2 वीडियोज़ और रहेगा. तो उसके बाद मैं उसको फिनिश कर दूँगी. उसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँगी. ज़रूर से प्लीज़ वहाँ पर भी विजिट कीजिए. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैन बाय बाय.